नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में गल्फ के अंदर कुछ ऐसा अपडेट हुआ है जिसे देख करके दो बातें बहुत मुख्यतः उठ रही हैं। पहला, क्या ईरान ताकतवर हो गया है, और क्या अमेरिका खुद नहीं चाहता कि खाड़ी देशों में शांति हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले। हालांकि कल भी जब हमने डिप्लोमेटिक डेस्क का आयोजन किया था, एक जेएनयू के प्रोफेसर थे और एक पूर्व एम्बेसडर थे, उनके साथ भी डिस्कशन हुआ था, तो हम ये कंक्लूड करने का प्रयास कर रहे थे कि क्या वाकई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने नहीं देना चाहते। खुद भी ट्रंप का मजा आने लग गया है क्या कि ठीक ही है यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, बढ़िया तो तेल बेचकर लाभ कमाई रहे हैं। रिसेंटली ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने ओमान नाम के देश को धमकाया, कहा कि बेटा तुम्हें उड़ा देंगे। ट्रंप के द्वारा ऐसा कहना 15वें देश के लिए है। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट जो आते ही ये कहे थे कि अगर मैं होता तो कभी रशिया और यूक्रेन युद्ध ही नहीं लड़ते, अगर मैं राष्ट्रपति होता। आते ही शुरुआत में इन्होंने दुनिया भर के युद्ध रुकवाने के नाम पर सुर्खियां बटोरना चाहा, कहा कि देखो मैंने भारत पाकिस्तान रुकवाया, थाईलैंड कंबोडिया रुकवाया, दुनिया भर की जंग मैंने रुकवाई। लेकिन रशिया यूक्रेन में जब ये खुद फेल मारे तो कोयले की खान में खुद ही जा कूदे, और जब ये खुद जा कूदे तो परिणाम क्या निकला कि इन्होंने खुद दुनिया भर के देशों को धमकाना शुरू कर दिया। आपने ग्रीनलैंड धमकता देख लिया, क्यूबा देख लिया, वेनेजुएला के तो राष्ट्रपति चोरी हो गए, वहां से उठा लिए गए, डकैती कर दी गई। चर्चा फिर ईरान पर लौट कर आई, और ईरान पर इन्होंने सोचा कि अब मैं दुनिया में वो करने जा रहा हूं जो आज तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं किया है। आपने हमने खूब इसको अच्छे से नोटिस भी किया, ऑब्जर्व भी किया। इन्हें नहीं पता था कि 47 साल तक जो आज तक ईरान की सत्ता ने नहीं किया वो इनके साथ कर देगी। क्या? ईरान वालों ने उठा करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, वो एक तरफ ईरान के साथ है और एक कोना जो है उसका वो ओमान के साथ टच होता है। वो जो कोना जहां टच होता है ना, वहां पर ओमान का शासन है, ओमान का सुल्तान वहां पर राज करता है। ओमान को हाल ही में ट्रंप ने धमका दिया है और कहा है कि सुनो बेटा, अब तुम्हारा नंबर है। ईरान के साथ तो हमने जो किया सो किया, ओमान के साथ अब हम वो करेंगे। दिमाग में घुसते ही पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, क्वेश्चन छोड़ो जवाब भी आ चुका होगा, क्या ओमान और ईरान मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ट्रंप की धमकी से तो यही निकल कर आता है, क्योंकि ओमान को ईरान का ऑफर था कि यार अपन लोग दोनों ही, उस तरफ तुम बैठे हो इस तरफ हम बैठे हैं, मिलकर के ही अगर टोल लगा दें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बढ़िया कमाई हो सकती है, मिलकर बात कर लेते हैं। तो ट्रंप ने ओमान को धमका दिया है कि अगर तुमने टोल लगाने के बारे में सोचा तो मैं उड़ा दूंगा। अब टोल लगाने के बारे में सोचा या फैसिलिटेट करने के बारे में, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप ने कहा सो कहा, इनके जो मंत्री हैं बेसेंट, उन्होंने भी सेम यही लाइन बोल दी। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा ओमान ने किया है जो अमेरिकी प्रशासन को पता चला है, और रातों रात ईरान से हटकर के ध्यान ओमान पर आ गया है। ईरान सिमटा नहीं था, अब ओमान अलग से चैप्टर खड़ा हो गया है। क्या ओमान ने 200 साल पुरानी मित्रता में बगावत कर दी है? क्या अमेरिका के साथ जो इतने दिनों से साथ निभाता आ रहा ओमान, समझिए ओमान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए रही है। अमेरिकी सैनिक यहां आते जाते रहते हैं, अमेरिकी सैनिकों का बेस तो नहीं है लेकिन आना जाना पूरा जारी रहता है। ओमान के सुल्तान ही थे जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करवा रहे थे। अचानक ओमान के खिलाफ अमेरिका का होना यह दर्शा रहा है कि क्या गल्फ देशों में धीरे धीरे से वोट सरक के ईरान की तरफ जा रहे हैं। चलिए इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रेजरी सेक्रेटरी का इस तरह से बयान देना, ट्रंप का बगावती होना, ओमान का अपनी तरफ से ईरान का समर्थन देना, बहुत सारी समीकरण, और इन सबसे ऊपर जो बात निकल कर आती है वो इजराइल की। इजराइल के एक नेता बोले हैं, और वो काफी बड़े नेता हैं, और मैं उनके बारे में आगे चल के जिक्र भी करूंगा, पहले भी कई बार किया है। वो बोले हैं कि एग्रीमेंट होना हमारे पक्ष में नहीं है, मतलब ईरान और अमेरिका का अगर समझौता होता है तो वो हमारे पक्ष में नहीं है। ये वो वाली बात है जो हम कई दिनों से आपके सामने रखते आ रहे हैं कि इजराइल ही नहीं चाहता कि इनके बीच समझौता हो। जैसे ही समझौता होने निकलता है वो वहां पर लेबनान पर बम फोड़ देता है। अब पता नहीं उन्होंने ट्रंप की ऐसी कौन सी नस दबा दी है कि भाई साहब ट्रंप ने सारे समझौतों के बीच में अब्राहम अकॉर्ड डाल दिया। बहुत सारे जानकारों का यह भी कहना है कि एप्स्टाइन जो था ना, वो एप्स्टाइन फाइल, असल में एप्स्टाइन बोले कोई जूइश आदमी होगा या फिर मोसाद का एजेंट रहा होगा, भले ही अमेरिकी रहा हो, जिसने इन सबको पूरी तरह से कब्जे में रखा हुआ है। इजराइल के डर में अमेरिका क्यों चलता है? सब कुछ हो रहा था, अचानक अब्राहम अकॉर्ड उठाना यह दर्शाता है कि या तो अमेरिका तुम हमारी स्वीकार्यता दिलाओ, नहीं तो तुम्हें हम गुरु नहीं बनने देंगे। बहुत सारी केमिस्ट्रीज हैं, सारी केमिस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह अपने आप में आज का नहीं, सालों से बना हुआ विवाद का जड़ है। जहां पैसा है वहां पर कलेश है, ये वो क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, चलिए इन सब के बारे में बताएंगे, लेकिन आज हम आपको अपने उन प्यारे बच्चों की कलाकृतियों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को यह वादा किया था कि आप अगर कुछ क्रिएटिव दिखाएंगे तो हम सबको दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज दिखा रहा हूं मैं आपको हमारे नन्हे मुन्ने जो आजकल
हमारे समर कैंप्स के अंदर क्लासेस पढ़ रहे हैं एआई की, उन्होंने कुछ क्रिएटिविटी की है। उनमें से अनय व्यास की क्रिएटिविटी जो हमारी वेबसाइट पर जो कम्युनिटी है वहां पर आई, मैं आप में से कुछ क्रिएटिविटी को दिखा रहा हूं एज पर प्रॉमिस, क्योंकि मैंने उनको वादा किया था। देखिए यहां पर बच्चे खुद से अपने एआई जनित वीडियो बना रहे हैं, और एआई जनित वीडियो देखें आप। और 16 साल की उम्र में बीबीसी ने उसे दुनिया का सबसे यंगेस्ट हेडमास्टर घोषित कर दिया। ये कहानी है, बच्चे वीडियो बना रहे हैं, ऑडियो बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं। इस सोफे पर आराम से बैठी हुई थी, तभी उसे किचन से ऐसे ही प्रेम सागर वाजपेयी जी ने बनाया, ऐसे ही रक्षिका ने बनाया, ऐसे ही नजफ अली ने बनाया। लगता था फिर तुम मिली, अब हर हवा भी लव सॉन्ग लगती है। एक बैम्बू फ्लावर दिया तुमने और दिल पूरा तुम्हारा हो गया। प्राची ने भी बनाया। ये सिर्फ एक ड्राइंग है। और ये जो काम मैंने किया, साक्षी ने भी बनाया, बच्चों ने स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे, ऋषभ ने भी वीडियो बनाया। चूंकि मैंने ये प्रॉमिस किया था अपनी क्लास में कमेंट्स के अंदर कि बच्चों तुम्हारी क्रिएटिविटी में सबको दिखाऊंगा, तो भाई साहब बच्चों ने जो क्रिएटिविटी की है, क्योंकि इस अंकित सर की क्लास शुरू होने वाली है जल्दी चल, इस तरह से एक कार बनाकर दिखाई। तो हमारे प्यारे बच्चों ने बहुत अल्टीमेट तरीके से, ऋषभ शर्मा कोई बच्चे हैं उन्होंने बनाया, विकास चौरसिया जी ने कुछ सीख करके, जो बैंक में काम करते हैं, इन्होंने बैंकिंग के अंदर कैसे एआई का यूज कर सकते हैं उन्होंने एक डिटेल पूरी लिख कर दी है। तो भैया हमारे जो वादा किया था हमने एआई की क्लास में बच्चों को कि आप कुछ क्रिएटिव बनाएंगे, हम सबको दिखाएंगे, मैंने दिखा दिया। समर कैंप्स में कुछ ऐसी ही चीजें, वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना, वॉइस क्लोनिंग, और अब मैं सिखाने जा रहा हूं कल उन्हें वेबसाइट बनाना। यदि आप भी ये सब चीजें सीखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, घर के महिलाएं, बुजुर्ग, वयस्क सब अगर एआई का यूज करना सीखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन करिए जल्दी ही। बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आपको हम ट्रंप की जानकारी के पास लेकर चलते हैं। ट्रंप ने साहब बुधवार को ओमान पर धमकी दे दी कि तुम पर हम हमला करेंगे। और ट्रंप ने जब हमला करने की धमकी दी तो ओमान अब 15वां देश बन गया है। 4 देशों पर यह ऑलरेडी कब्जा करने की बात कर चुके हैं, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, क्यूबा शामिल है। ट्रंप की आए दिन आप ऐसी तस्वीरें उठती हुई देखते ही हैं, धमकाना सुनते ही हैं, चाहे यूक्रेन को धमकाना हो, चाहे साउथ अफ्रीका को धमकाना हो, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना हो। ग्रीनलैंड पर तो ताजा ताजा भी इन्होंने मौकरी की है कि हेलो ग्रीनलैंड कैसे हो बेटा। इवन जो सऊदी किंग सुल्तान हैं उनके बारे में अपशब्द कहे जो पूरी दुनिया में चर्चा में आए। ट्रंप का कुल मिलाकर के दुनिया पर जो कहर है वो कोरोना से भारी हो चुका है, ये शायद आप भी देख चुके होंगे। चाहे वो टैरिफ से चलकर आ रहे हों, चाहे दुनिया के राष्ट्रपति को उठाने वाले हों, चाहे किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, किसी सुप्रीम लीडर को मारने वाली चीजें हों, ट्रंप लगातार जारी हैं। और ईरान तो अलग छोड़िए, अब वो क्यूबा को लेकर के निशाने पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में अब नया देश जुड़ता है ओमान, और ये रहा ओमान, यमन के जस्ट ऊपर ओमान, जो कि ईरान के साथ बॉर्डर साझा करता है। तो मतलब बॉर्डर मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज साझा करता है ये ओमान, और इधर ईरान। ये छोटू सा जो एरिया है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मेजर किनारा है। तो भाई साहब ट्रंप आए थे पीस प्रेसिडेंट बनने की चाह रख करके, लेकिन बाद में गए पगला। इस पर हमने पूरी चर्चा करी, और उसके बाद दुनिया पर ये भर भर के कहर बरपा रहे हैं। इसी क्रोनोलॉजी में नाम जुड़ा है ओमान का। ओमान को मैं अगर आपको मैप पर दिखाऊं ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना, इसमें बीच में हल्की सी जगह मैप पर अगर मैं दिखाऊं तो मैं बात कर रहा हूं इस जगह की। ये तो है यूएई के पास, इससे ऊपर वाला जो एरिया है ना ये ओमान के पास आता है। मतलब ओमान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डायरेक्ट कंट्रोल करने वाली स्थिति में रहता है। इसको और ज्यादा जूम करके देखो तो ये एरिया ओमान का है, इधर ईरान है, इधर ओमान है, और बीच में ये जो क्षेत्र है ना ये यूएई आर पार है। यहीं पर तो फुजरा पोर्ट बनाया हुआ यूएई ने, जहां से आजकल भारत को भी तेल देता है। तो ओमान और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर से नियंत्रित रखने वाली स्थिति में, तो ईरान ने तो पूरा कब्जा कर ही रखा है। उसने ओमान को ऑफर दिया कि दूसरे पार्टी तुम ही हो, तो एक काम करो अपन दोनों मिलकर टोल वसूल लेते हैं। ईरान का ये ऑफर ओमान को जब आया शुरुआत में, तो ओमान ने मना कर दिया कि अपन नहीं लेंगे। मना करने का रीजन, अमेरिका धमकाएगा। लेकिन ईरान इतने दिन से अमेरिका को जिस तरह से बिल्कुल तंग करके रखा है कि मैं ये रास्ता नहीं खोलूंगा, तब से इनको भी हल्की हल्की चाहत आने लगी है कि ले ही लेते हैं, बुरा क्या है, पैसा मिल ही रहा है ईरान का, ये कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं। एक और कारण भी है,
ओमान ही वो देश था जो कि ईरान और अमेरिका के बीच शुरुआत में मध्यस्थता करवा रहा था। आपको याद होगा कि ओमान में 27 तारीख के दिन बातचीत हुई थी। कुशनर गए हुए थे, विटकॉफ गए हुए थे, ओमान में बात हो रही थी अरागची के साथ में ईरान वालों की, है ना। पहले ही चर्चा हो रही थी, फरवरी की बात बता रहा हूं। लेकिन उसी रात को इन्होंने हमला कर दिया ईरान पर और खमनेई को मार दिया। तो ये जो प्रक्रिया ओमान के साथ धोखा वाली हुई ना, ये प्रक्रिया असल में इनके बीच में पहले ही एक तरह का डिस्ट्रस्ट पैदा कर चुकी है, विश्वास नहीं है दोनों को एक दूसरे के ऊपर। ट्रंप और ओमान के बीच में, यानी कि अमेरिका और ओमान के बीच में कहने को तो 200 साल पुराना समझौता है। 1980 में इन लोगों ने रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया, लंबे समय से एक दूसरे के साथ चले आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका के द्वारा हाल ही में इनकी मध्यस्थता के बावजूद ईरान पर जब हमले हुए, उससे इन लोगों के बीच में थोड़ी सी तल्खी पनपी। ओमान इन देशों में से था जो सऊदी के साथ भी अच्छे व्यवहार में था, तो ईरान के साथ भी अच्छे व्यवहार में था। इस पूरे युद्ध के दौरान वो तटस्थ बना रहा कि भाई मैं ईरान के पक्ष में भी खड़ा नहीं होऊंगा, मैं अमेरिका के पक्ष में भी खड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन यह ध्यान हमेशा रहा कि वो ईरान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कतर भी रखता है। कतर भी मध्यस्थता के लिए इन दिनों फिर से प्रयास कर रहा है। कतर पहले भी सऊदी से नाराजगी झेल चुका है इस बात पर कि तुम ईरान के पक्षधर क्यों बनते हो। ऐसे में ओमान ने कुशनर को बुलाकर, विटकॉफ को बुलाकर मध्यस्थता जब करी थी तो 6 फरवरी को भी बातचीत करवाई थी इन लोगों की, 27 फरवरी को भी करवाई थी। और 27 फरवरी को तो यह खबर निकल कर आई थी कि ओमान ने कहा कि ईरान तैयार हो गया है, न्यूक्लियर वेपन या यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है वो देने को तैयार हो गया है। 27 को ओमान की तरफ से यह खबर आती है और उसी रात हमला हो जाता है। 28 को तो दुनिया को खबर मिलती है कि सुप्रीम लीडर मारे गए। यह दर्शाता है कि अमेरिका ओमान के माध्यम से वार्ता होते हुए भी, समझौते की सारी परिस्थितियां दिखते हुए भी चाहता ही नहीं था। उसे ईरान के माध्यम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शायद बंद ही करवानी थी, अब तो ऐसा लगता है, ताकि वेनेजुएला के अंदर जो उसने तेल के भंडार पकड़े हैं उनको बिकवा सके, वो लोगों तक पहुंचा सके, ताकि कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड रेज हो। वेनेजुएला का तेल थोड़ा महंगा पड़े भारत जैसे देशों को इतना दूर किलोमीटर से आने पर, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दो ताकि सप्लाई प्रभावित हो, और सप्लाई प्रभावित होने पर ये लोग महंगा तेल भी खरीदें। और आज $5 बिलियन पर मंथ का तेल वेनेजुएला बेच रहा है। यह सोचने वाली बात है कि यह पूरा कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति तो नहीं था, अदरवाइज ओमान तो कर ही रहा था। और ओमान ने अगले महीने आकर यह कहा कि इजराइल है जो अमेरिका को धकेल रहा है इस युद्ध के अंदर। इस बात की अब चर्चा कैसे निकली? असल में ट्रंप से कल संवाददाताओं ने पूछ लिया, युद्ध का अपडेट ले रहे थे। अपडेट क्यों ले रहे थे? कल अल जजीरा पर, कतर का जो न्यूज चैनल है, उस पर एक खबर आने लगी। खबर यह आने लगी कि 60 दिन का अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर ऑलमोस्ट होने जा रहा है, बस ट्रंप की परमिशन मिलने की देरी है। कल यह न्यूज खूब तैर रही थी, हेडलाइंस बनकर तैर रही थी कि बस कुछ ही भी समय हो सकता है, बस कभी भी यह घोषणा हो सकती है कि हो गया सीज फायर। इसी बीच में यहां पर चर्चा निकलकर आती है ईरान के ऊपर बयान देने की। ट्रंप ने इस पूरी चर्चा में, ट्रंप से लोग यह पूछने के लिए इकट्ठे हुए थे कि सर न्यूज चल रही है कि सीज फायर हो रहा है, मतलब 60 दिन का एग्रीमेंट आ रहा है आप लोगों के बीच में। इस बीच में ट्रंप ओमान पर बरस पड़ते हैं। क्यों बरस पड़ते हैं? क्योंकि सुल्तान जो ओमान के हैं, उन्होंने हाल ही में ईरान के साथ थोड़ा व्यापार बढ़ाने की सूचना दी कि हम उनके साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। यह खबर जो थी, इस पर उन्होंने पहले रिएक्ट कर दिया कि ओमान जो है वो ईरान के प्रति थोड़ी नरमी दिखा रहा है साहब। ईरान और ओमान मिलकर के मित्रता दिखाने की सोच रहे हैं। ईरान इन दिनों ओमान के साथ बातचीत में है। यह बात ट्रंप के सामने रख दी तो ट्रंप पहले प्रतिक्रिया दी, अगर उसने ऐसा किया उड़ा देंगे उसको। अब उसको उड़ा दोगे, यह वाली बात अगर तुम बोल दे रहे हो, तो यह बात इस तरह से मीडिया के सामने कल आई, सर स्टेट इज गोइंग टू ओपन टू एवरीबॉडी, इट्स इंटरनेशनल वाटर, विल वॉच ओवर इट। ये हुआ, ओमान विल बिहेव लाइक एवरीबॉडी एल्स और वी हैव टू ब्लो देम अप। अगर उसने औरों की तरह बिहेव नहीं किया तो हम उसको उड़ा देंगे। बोले सर पूछने तो ये आए थे कि क्या चल रही है और ये क्या बात कर रहे हो। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये तक निकाला कि वहां पर चर्चा ये हो रही थी कि सर ओमान टैक्स नहीं लेना चाहता, ओमान कह रहा है कि मैं वहां पर जहाजों को कुछ सर्विसेज दे करके अगर उसके बदले पैसे ले लूं तो क्या बुराई है। ये वैसे समझो जैसे आज सिंगापुर है ना, वो पोर्ट ऑफ कॉल है, यानी कि बहुत से जहाज जाकर वहां रुकते हैं। ऐसे ही दुबई ने अपने पास पोर्ट ऑफ कॉल बना रखा है, जहाजों को रुकना हो, मरम्मत करनी हो, माल भरो या मत भरो, लेकिन जहाजों को भी तो सर्विसिंग वगैरह सब चाहिए होती है। ढाबा टाइप से समझ लो, जहाजों के ढाबे पोर्ट ऑफ कॉल होते हैं, समझ गए। तो वैसा कुछ बनाने की प्लानिंग दे रहा था कि सर हम ऐसा कुछ बना लें, उसमें पैसा कमा लेंगे। तो साहब ये तो बात सुने ही नहीं, बोले अच्छा अगर ये सोचते हैं तो उड़ा दो इनको। तो भाई साहब लोगों ने इस लाइन को उठा लिया इनकी प्रेस ब्रीफिंग से कि ओमान या तो सबकी तरह रहे नहीं तो उड़ा देंगे। यह खबर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी, आग की तरह फैलने लगी। अमेरिका के जितने भी मेजर हैंडल्स हैं उनने कहा कि अब तो ओमान की बारी।
ओमान बाकी गल्फ देशों से अलग क्यों रहा? क्योंकि ओमान कभी भी कतर और मतलब ऐसा स्थिति में नहीं रहा कि वो पूरी तरह खिलाफ हो जाए ईरान के। वो हमेशा इनके साथ भी बना के रहा और अमेरिका के साथ भी। अमेरिका के साथ 200 साल पुराने रिश्ते निभाता आ रहा है। 1790 से ओमान और अमेरिका के बीच में रिश्ते चले आ रहे हैं। ये बड़ा नंबर है। ऐसे में ओमान को फिर से यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो तक आकर के, स्कॉट बेसेंट भी आके धमका दिए कि ट्रंप ने अगर कहा है, मतलब हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है, तो सही कहा होगा। लोगों ने कहा कि सर ये चल क्या रहा है? मतलब आप लोग 60 दिन के अनाउंसमेंट करने के लिए आने वाले थे, ईरान को छोड़ अब ओमान का दखल देकर चले गए। चल क्या रहा है? तो भाई साहब ईरान बोला कि अगर इन लोगों का ध्यान बटाने का ही प्रयास है तो हम लोग ट्रंप के किसी भी एक्ट का बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। ईरान वालों ने खूब ट्रंप के इस बयान के आनंद लिए कि देख लो दुनिया वालों, बयान हम पर आते हैं कि हम नहीं खुलने देते, इनकी तो हरकतें ही ऐसी हैं कि दुनिया को धमका के चल रहे हैं। ईरान ने बकायदा खुलेआम आकर के यही कहा कि हम सारे नेसेसरी एक्शंस लेंगे अगर हमारे साथ कोई भी दखलंदाजी करी। कुल मिलाकर ट्रंप का अब एक भाव जो बाहर निकल कर आ रहा है कि यह आदमी चाह ही नहीं रहा है कि सीज फायर हो। ओमान को नई कड़ी में जोड़ने का असल मकसद यह है कि ये गल्फ के सारे देश फिर से विचलित हो जाएं कि यार अब क्या करें इस शांति को लाने के लिए। इसके पीछे का असल कारण जो कई दिनों से हम और आप चर्चा में ले रहे थे वो निकल कर आया जब इजराइल के ये जो नेताजी हैं बेन गेविर, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही जो फिलिस्तीनी अगर पकड़े जाएंगे तो उन्हें फांसी की सजा दिलवा दें उस तरह का कानून पास करवाया है। इन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें एग्रीमेंट जो है ना, ऐसी कोई भी डील हम अलाउ नहीं करेंगे जो हमारे खिलाफ हो या फिर जिससे हमारा नुकसान होता हो। ईरान और अमेरिका छोड़ो, हम अमेरिका को ऐसा करने ही नहीं देंगे। इस बात के बाद तो ईरान वालों ने इनके भी मजे लिए। इट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ इजराइल। ये तो बहुत समय से लोग कह रहे हैं कि इजराइल ही नहीं करने देता। अच्छा, इस बात को लेकर मेरे बहुत बार जब पैनलिस्ट आते हैं अपने यहाँ पर, जब अपने सेशन हो रहे होते हैं इंडिया दैट इज भारत में या फिर डिप्लोमेटिक डेस्क में, तो उन पैनल डिस्कशंस में भी चर्चा निकलती है। तो ये सब लोग पीछे से ऑन द ऑफ स्क्रीन ये कह के जाते हैं कि इजरायली जो खेमा है ना वो अमेरिका में बहुत हैवी है। मतलब उन लोगों की लॉबिंग इतनी जबरदस्त है, बड़ी सारी कंपनियां वो लोग चलाते हैं। उन लोगों को सरकार की फंडिंग इतनी होती है कि वो इजराइल के नैरेटिव को बने ही रहने देना चाहते हैं हमेशा। इजराइल को बाईपास कोई अमेरिकी सरकार नहीं कर सकती। कल हमारा एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, आप इसे अवश्य सुनिएगा। ये इस क्लास सेशन खत्म होने के बाद आपको पीछा चलता हुआ दिख भी जाएगा, आप चलाइएगा इसे। हॉर्मुज क्यों नहीं खोलना चाहते, इसके कारणों को हमने डिस्कस किया है कि अमेरिका को क्या लाभ हो रहा है। और यह बात अब प्रूवन लग रही है कि साहब ये खत्म करते करते अचानक कुछ फोड़ा फोड़ देते हैं, और उसी में आपने ये सारी जानकारियां सुन ली हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। साथियों से अवश्य साझा करें, अपना फीडबैक सभी कमेंट बॉक्स में साझा करें। और हाँ, हमारे जो बाल कलाकार इन दोनों समर वेकेशंस में जो हमारा AI कोर्स से सीख रहे हैं, इवन कुछ लोग तो गेम तक बनाना सीख गए हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें हमारी क्लासेस। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। 1 साल की वैधता है। आप क्लासेस को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। जिन लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन नहीं कर पाए उन्हें रिकॉर्डेड देख सकते हैं। मल्टीपल टाइम आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। रोजाना शाम 5 बजे क्लास होती है। लिंक कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद।